नमस्कार दोस्तों। कल संसद में जो जानकारी दी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, उसके मुताबिक केंद्र सरकार में इस समय 9.8 लाख यानी तकरीबन 10 लाख पद जो स्वीकृत पद हैं वो खाली पड़े हुए। और इनमें स्थिति यह है कि सिर्फ 4 मंत्रालयों की स्थिति है कि उनमें सबसे ज्यादा खाली पड़े हुए और इस कारण से तमाम विभागों में काम वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। तमाम कर्मचारी ओवरलोडेड हैं और इससे दो चीजें हो रही। एक तो काम की गुणवत्ता घट रही है, दूसरी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और यह स्थिति काफी लंबे समय से यदि हम बात करें तो आपको याद होगा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री पीएमओ के भी मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह, उन्होंने 2019 में 27 नवंबर 2019 को संसद में जवाब दिया था कि केंद्र सरकार के तकरीबन 7 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, ये 6.83 लाख पद। तो ये उन्होंने तब कहा था और जब उन्होंने ये बात कही थी वो उन्होंने डाटा दिया था मार्च तक का, मार्च 2019 तक। उसके बाद में उन पदों पर भर्तियां नहीं हुई और लगातार पद घटते गए और स्थिति यह हुई, जो कानून है, नियम है वित्त का, उसके मुताबिक है यदि कोई पद लगातार 3 सालों तक खाली रहता है तो यह समझा जाएगा उस पद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पद पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान यदि आपको याद हो कि इन पिछले 3 सालों के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन, इसमें उपक्रम शामिल नहीं है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं केंद्र सरकार की, वो शामिल नहीं है। तो आप ये समझिए जो विभाग हैं, उन विभागों में जो रिटायर होने वाले लोग थे इन पिछले 3 सालों के भीतर, उनकी संख्या तकरीबन 22 लाख थी। 22 लाख यानी 22 लाख लोग रिटायर हो गए। आप समझिए, यदि 22 लाख लोग रिटायर हो जाते हैं, 7 लाख पद खाली होते हैं, तो हो गया कितना? 29 लाख। और 29 लाख में फिर जो पद खाली थे वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, और जो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में जो उसके सापेक्ष में चलते हैं, और जो तुरंत रिटायर हुए होंगे उस समय, उनकी संख्या धीरे धीरे ये स्थिति होगी। तो अब केंद्र सरकार ने जो डाटा ये दिया है ये 31 मार्च 2022 का है, और इसमें जो मंत्रालय ने बताया है उसमें बताया है कि 9.8 लाख पद खाली है, यानी 10 लाख पद खाली है। और जब 10 लाख पद खाली हुई, इनमें सबसे बड़ी चीज कि रेलवे में खाली है, गृह मंत्रालय में खाली है, रक्षा मंत्रालय में खाली है और डाक विभाग में खाली है। इसके अलावा जिस विभाग में सबसे बुरी स्थिति है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बूते हमारे युवा दुनिया में जाकर के नाम करते हैं, तो वो पद खाली होना अपने आप में आप समझ सकते हैं। जो केंद्र सरकार ने 78 मंत्रालयों, विभागों की स्वीकृति स्थिति जो है अद्यतन है, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी है। और इसमें स्वीकृत में जो है तकरीबन 40 लाख से अधिक पद हैं, और जिसमें यह पद खाली है। तो समझिए 40 लाख से अधिक पद हैं और खाली होने के बाद में 10 लाख पद खाली है, तमाम सारे पद खत्म हो। तो इस तरह की स्थिति हो तो इस पर आप सबसे ज्यादा यदि देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 69% पद खाली। आप सोचिए, यदि हम ब्यौरेवार बताएं, रेलवे की स्थिति है, रेलवे में तो 19% ही पद खाली है, और उन पदों की भी संख्या कितनी है वो जान लीजिए। वो जो खाली पद हैं वो 2,93,943 यानी 2,94,000 पद खाली है। रक्षा विभाग का जो सिविल होता है, सेना के जवानों वाली बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, अग्निवीर जहां भर्ती हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जो स्थिति है उसमें तो तकरीबन जो है 1 लाख पद खाली थे
और उन पर 1 या 1.25 लाख के करीब हो रहे हैं, उन पदों का अलग है ब्यौरा, उसका इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आप समझिए कि इसमें 2 लाख, राउंड फिगर में 65,000 पद खाली है, 2,65,000 पद, और यदि वैसे बताएं तो 2,64,706 पद, इसलिए मैं राउंड फिगर में ही बता दूंगा, बहुत थोड़ा अंतर होगा। 41% पद खाली पड़े हुए। इसके बाद गृह विभाग है जो अमित शाह के पास है, नरेंद्र मोदी के सबसे खास के पास, उसमें जो स्थिति है उसमें करीबन 1,44,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद में जो इसका परसेंटेज 13% है, लेकिन डाक विभाग जो है इसमें जो है 90,000 पद खाली पड़े हुए हैं, 90,000 से अधिक, और इसमें स्थिति है 34% पद खाली है। राजस्व विभाग जो है उसमें भी तकरीबन मतलब 80,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, 45% पद खाली पड़े हुए हैं। ऑडिट सर्विसेज जो होता है जिससे कि सरकार की पकड़ी जाती है कहां गड़बड़ियां कर रहा है, वहां पर भी 38% पद खाली है, यानी 26,000 पद खाली है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग है, जो परमाणु ऊर्जा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सब कुछ होता है, उस विभाग में भी 9,500 पद खाली पड़े हुए हैं और इसके 25%। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इसमें भी 8,500 से अधिक पद खाली हैं, जो 69% बनते हैं उनके स्वीकृत पद के। तो इतने पद खाली पड़े हों। खनन विभाग है, उसमें भी 51% खाली है, यानी उसमें भी 7,500 लोगों को नौकरी मिल सकती है। जल संसाधन मंत्रालय है, इसमें भी तकरीबन 7,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जो 44% से अधिक है। इसके बाद में संस्कृति मंत्रालय है, जो कला संस्कृति और सब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उसकी स्थिति यह है कि उसमें भी 3,400,000 पद खाली पड़े हुए हैं, 4,500 पद खाली पड़े हुए हैं, और इसकी भी संख्या 36% है, जो परसेंटेज में है। जो पृथ्वी विज्ञान है, इसमें भी जो है 41% पद खाली पड़े हुए हैं, जिसकी संख्या 3,000 से अधिक है। इसके बाद में शहरी मामलों में है, उसमें भी 3,500 पद खाली पड़े हुए हैं और इसकी संख्या भी करीबन 14 से 15% के बीच है। इसके बाद शहरी के बाद कॉमर्स मंत्रालय के विभाग हैं, उनमें भी जो है 2,500 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, वहां पर भी 51% लोगों की कमी है। इसके बाद में पर्सनल और ट्रेनिंग का जो विभाग है, जो सबको योग्य बनाता है, उसमें भी 2,500 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं और यह भी 23% से ऊपर है। श्रम मंत्रालय है, तो श्रम की स्थिति जब आप देख ही रहे हैं क्या है, तो वहां पर भी होगी, और श्रम मंत्रालय में भी 2,500 पद खाली पड़े हुए, वहां भी 37% से ऊपर है। इसके बाद में विदेश मंत्रालय है, जिस विदेश में पूरा विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहां पर भी 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं और यह भी 20% से अधिक है, 20 से 21%। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, इसके विभागों में जो है 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं और इसकी भी जो है 47% स्थिति खराब है, पद नहीं खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद कृषि विभाग है, जो कृषि एग्रीकल्चर, जिसका सबसे ज्यादा कमाई भारत सरकार को जो बचाने वाला था कोविड के दौरान यही था, और उसमें भी 2,200 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, मतलब 2,500 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। ये भी 39-40,000% के आसपास है। और इसके बाद सांख्यिकी मंत्रालय, इसमें भी 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान है, इसमें भी जो है 2,200 पद खाली पड़े हुए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय का है, इसके अधीन जो विभाग है उसमें भी 2,200 पद खाली पड़े हुए हैं, 43% ये बनता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें भी 1,500 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं और यहां पर भी इसी तरीके की स्थिति है। तो पीएमओ में भी 1,200 पद, 130 पद खाली पड़े हुए हैं, तो आप समझिए ये भी 30% है वहां की। राष्ट्रपति भवन में भी पद खाली पड़े हुए, 100 पद खाली पड़े हुए। कैबिनेट सचिव जो होता है देश का, उसके कार्यालय में भी समझिए खाली पड़े हुए हैं। तो ये देख लीजिए आप कि उसके यहां भी 60 पद खाली। तो इस तरह से देश में, और ये तो हो गए ये। इसके बाद में सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में भी
सोचिए 1700 पद खाली पड़े हुए, और 1700 पद जब खाली पड़े हो तो आप क्या जांच करेंगे और कैसे करेंगे। ये चलिए छोड़िए, देश की सर्वोच्च सेवाओं के तौर पे जिन्हें गिना जाता है उनमें आईएएस की सर्विसेज के जो पद हैं, सिर्फ आईएएस के, उसमें जिसे कलेक्टर कहते हैं या दूसरी चीज कहते हैं, उसको लेकर के उसमें भी 1500 पद खाली पड़े हुए। आप समझिए, आईपीएस के भी तकरीबन 900 पद खाली पड़े हुए हैं, तो ये समझ लिया कि 900 वो भी है। उसके अलावा आईएफएस ऑफिसर्स के भी जो है पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरीके से हजारों के हजार आईएफएस ऑफिसर्स के देखेंगे तो 1000 सत्ता मतलब 1100 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। और इसके बाद में यदि आईएएस आईपीएस के अलावा दूसरे और देखेंगे तो तमाम सारे, इस तरह से आईएएस के 22% पद खाली है, आईपीएस के 17% खाली है, आईएफएस के 33% खाली है, और ये भरे नहीं गए, और तमाम सारे पद इस कारण से खत्म हो रहे हैं। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो काडर होता था, वो काडर होता था 600 कुछ का, और उसे किस तरीके से घटा के किया गया तो 500 कुछ का हो गया। इस तरीके से वो पद घटते चले जाते हैं। तो यह स्थिति भारत सरकार ने कर दी है, और हमारी सरकारों ने, जहां यह स्थिति तब है जब देश के अंदर कितने बेरोजगार हैं। देश के अंदर सीएमआई के आंकड़े आप देखिए तो आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी है देश में, और देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। और इसमें जो बेरोजगारी बढ़ रही, इसको लेकर के जो 2 दिसंबर को, इसी 2 दिसंबर को जो डाटा आया है उसका सीएमआई का, उसके मुताबिक अभी भी 85 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और जिनमें हम पहले ही बता चुके हैं 46 करोड़ लोगों ने तो रोजगार खोजना ही बंद कर दिया है। यह स्थिति सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नवंबर महीने में शहरी भारत में बेरोजगारी जो है 8.96 यानी 9% के दर से बढ़ रही है। तो आप समझिए कि यह डरावनी स्थिति है। गांव में तो फिर भी थोड़ी सी कम है, वहां 7.55 है, क्योंकि गांव में दूसरे अपने काम कर लेते हैं, अपने गांव में खेतों में दूसरी जगह मजदूरी और चीजें करके मिल जाता है। लेकिन ये स्थिति मनरेगा में भी हमारी सरकार 22 दिन का रोजगार देने की स्थिति में है। सोचिए, जो 100 दिन का अनिवार्य है उसमें भी 22 दिन पे आ गई। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से भारत में यह बढ़ रही है। और उस स्थिति में हरियाणा जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार, और जब हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो हरियाणा सरकार ने क्या डिसीजन लिया, उनकी कैबिनेट ने, उसको आप जान लीजिए। हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया कि उसके 11 महकमे जो है, 11 विभाग, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और उन 11 महकमों को खत्म करके, स्वाभाविक सी बात है, जब महकमा खत्म होगा तो उसके पद भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो अभी कुछ है वो रिटायर हो जाएंगे, फिर जरूरत नहीं है, और जो उनके इधर उधर एकोमोडेट किया जाएगा तो उधर के भी पद खत्म होंगे। जिन विभागों में वो जाएंगे, मर्ज किए जाएंगे, उन विभागों में वो उतने पद भरने के नाम पे चले जाएंगे, और बाद में वो भी पद खत्म हो जाएंगे। तो कमोबेश हरियाणा में आने वाले वक्त में जो हरियाणा सरकार में नौकरी बढ़ानी चाहिए, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, वो बढ़ाने के बजाय उन्होंने जो एक खत्म करने का फैसला लिया। और ये कोई अरे गहरे वो नहीं है, विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्हें विज्ञान से चिढ़ है शायद। उच्च शिक्षा विभाग का जो महकमा है उसको एक को किया जा रहा है। इसके बाद में गृह विभाग से संबंधित कुछ है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, चिकित्सा विभाग जो है, स्वास्थ्य और चिकित्सा उससे संबंधित है, शोध विभाग जिसे रिसर्च कहते हैं, और तमाम सारे विभाग हैं, सूचना जो जनसंपर्क विभाग से संबंधित भी है। इसी तरीके से तमाम अन्य भाषा विभाग है, दूसरे विभाग है, संस्कृत विभाग है, पर्यटन विभाग में भी कई चीजें कम की जा रही। इस तरह से जब ये आप कम करेंगे, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इनके करे जा रहे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता के विभाग को खत्म करने का है, इस तरह से जो ये विभाग खत्म किए जा रहे हैं, आप समझिए वन एवं पर्यावरण से भी जुड़े हैं, तो श्रम से भी जुड़े हैं, रोजगार से भी जुड़े हैं। तो ये स्थिति आपको अभी पीछे याद होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां
39 विभाग खत्म कर दिए और उस कारण से वहां रोजगार कम हो गया। उत्तराखंड ने भी इसी तरीके से किया। तो इस तरह से करके सभी जगह जो है लगातार किसी राज्य में 20,000, किसी राज्य में 30,000, किसी राज्य में 50,000 रोजगार जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई। और बेरोजगारी की जब स्थिति ये हो, आपको याद हो कि अभी पिछले साल जो डाटा आया था मार्च तक का, उसके मुताबिक भारत सरकार और राज्य सरकारों के मिलाकर के तकरीबन 70 लाख पद खाली पड़े हुए पिछले साल। और उसके बाद भर्तियां नगण्य हुई, ना के बराबर हुई। तो इसका मतलब है तमाम पद खत्म होने के बाद अब भर्तियां आप शुरू करेंगे तो बहुत से पद तो खत्म हो चुके होंगे। तो अब आप कहेंगे अभी तो इतने ही पद हैं और उन्हीं को तो हम भर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। इसमें सेना का जो मुख्य जवानों वाला होता है वो नहीं जुड़ा हुआ है, अफसरों वाला नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें पीएसयूज के नहीं जुड़े हुए हैं। पीएसयूज से बहुत सारी नौकरियां खत्म हो गई। जिस तरीके से पीएसयूज बेचे जा रहे हैं आप देख ही रहे। तो जब देश बेरोजगारी में फंसा हो, सारे आंकड़े ये कह रहे हो, उस स्थिति में चिंता करना पड़ता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कल दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुरमन राजन के साथ में बड़ी लंबी चर्चा की और उस चर्चा में उन्होंने तमाम विषयों को छुआ। इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है, ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे। और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया। और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है और उनकी तरफ हमें देखना है और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए। बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। किस तरीके से पूंजीवाद हावी हो रहा है, उसको मोनोपोली दी जा रही है। किस तरीके से रोजगार खत्म किए जा रहे हैं और रोजगार खत्म करने से असर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक पड़ता है। यदि रोजगार होगा तभी आपके जेब में जब पैसा होगा तभी आप बाजार कुछ खरीदने जाएंगे, और जब आप कुछ खरीदेंगे तो आगे वो प्रोडक्शन करेगा, और जब कुछ प्रोडक्शन होगा तब कहीं जो है उसमें स्थितियां बनेंगी और फिर रोटेट होगा पैसा, तो सबके पास पैसा आएगा। यहां सरकार, हमारी भारत सरकार क्या कर रही है कि चंद पूंजीपतियों के जेब में पैसा डाल रही है, गरीब को बेरोजगार भूखमरा बना रही है। उसे वो 5 किलो राशन पर ही रखना चाहती है, क्योंकि जब तक वो राशन पर रहेगा, दया पर रहेगा, भीख पर रहेगा, वो आपसे सवाल नहीं करेगा, डरा रहेगा। तो डरी हुई जनता के लिए जरूरी है कि उससे रोजगार छीना जाए, जो रोजगार है उन्हें खत्म किया जाए, धीरे धीरे ही सही। और यही हो रहा है। और सरकार ने तो एक फैसला लिया था, मैं वो बताऊं, रेलवे समेत तमाम विभागों में, आपने पढ़ा होगा पीछे, रेलवे समेत तमाम विभागों ने तकरीबन 90,000 पद खत्म किए, 90,000 पद। तब ये हालत और स्थिति ये कि इसी तरह की स्थिति रही
तो बहुत सारी। एक जमाने में रेलवे सबसे बड़ा नौकरी देने वाला विभाग हुआ करता, आज वो स्थिति। रेलवे का बजट को वित्त के साथ जोड़ दिया, जिससे आपको उसकी क्लियर स्थिति नहीं पता चली। और इसी तरीके से तमाम जगह खेल किए गए। आप देखिए कितनी बैंकें होती, वो बैंकें खत्म करके कुछ बैंकों में मर्ज कर दिया गया, तो चंद बैंकें बची, नहीं तो उन बैंकों में भी रोजगार मिलता। यही भारत सरकार, आईडीबीआई जैसी बैंक को बेचने का किस तरीके से खेल किया गया है वो भी सामने है। किस तरीके से इस देश को बेच रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और कंगाल बना करके, भिखारी बना के अपने सामने याचक की तरह खड़े करने की नीति है, जिससे हम तो फकीर से राजा बन के रहेंगे, तुम फकीर बन जाओगे, जो अपने कहते थे हम स्वाभिमान से रहेंगे, सम्मान से रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। तो आत्मनिर्भर कहने के लिए नारा है, आपके लिए नहीं। आपदा में अवसर उनके लिए है, आपके लिए नहीं, क्योंकि अदानी तो आपदा में भी 1000 करोड़ से अधिक हर रोज कमा रहे थे। आप के लिए 100 रुपया कमाना भी मुश्किल था। तो आप इससे समझ, देश में रोजगार जनरेट करने पर सोचना चाहिए, उल्टा काम हो रहा है। जब देश आजाद हुआ था तो 36 करोड़ की आबादी थी, और उसके बाद पंडित नेहरू ने जो काम किया था उसका नतीजा था कि इस देश के 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, नौकरियां दी गई। आज बिल्कुल उलट हो रहा है। आज आपसे नौकरियां छीनी जा रही, आपको बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी सेक्टर में छटनी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी, हर जगह। तब आप सोचिए, क्या इसके लिए आपने सरकार बनाई थी कि मंदिर बना देंगे, उसके सामने बैठ के आप भीख मांगना और जय जय करना? तो आप समझिए, तो बोलिए वाह मोदी जी वाह, इसी पर आप खुश रहिए। और यही आपका शायद भाग्य है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होना तय है, तय है और तय है, ये समझ। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।